गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में वितान से पाठ नंबर 2 राजस्थान की रजत बूंदे, यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। यहाँ पर है आपका प्रश्न नंबर 1। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? और व्यास में क्या अंतर है? पहला प्रश्न है ये। राजस्थान में वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से यानी कि अनोखे ढंग से समेटा जाता है, जिसे समेटने के लिए जो स्रोत होते हैं वो उन्हें कुई की संज्ञा दी गई है। कुई में न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है और न ही भूजल से निकला हुआ पानी। राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत कमी होती है। मरुभूमि में यानी कि रेतीला जो होता है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 तक नीचे खड़िया पत्थर की एक परत होती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी होती है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण यह ऊपर से दिखती नहीं है। जमीन के नीचे खड़िया की कठोर परत को तराश कर उसके ऊपर गहरी खुदाई की जाती है, जिसके ऊपर कुई बनाने का कार्य किया जाता है। चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रेत के कणों से रिस कर जल एकत्र हो जाता है और पानी एकत्र करने के साधन को ही कुई कहते हैं। सामान्य कुओं का जो व्यास होता है वो 15-20 हाथ का होता है, जबकि कुई का व्यास 4 या 5 हाथ का ही होता है। कुओं की गहराई 150-200 हाथ होती है, जबकि कुई की गहराई 30 और 60-65 हाथ के बराबर होती है। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद करता है? करने में यह पाठ आपकी कैसे मदद करता है तथा देश के अन्य राज्यों में
राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में राजस्थान की रजत बूंदें नामक यह पाठ हमारी निम्नलिखित प्रकार से मदद कर सकता है। हम भी घर में कुएं का निर्माण करके छत या आंगन में पड़े वर्षा के पानी को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इसके उपरांत देश के अन्य राज्यों में इसके लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। देश में वर्षा के पानी को एकत्र करके उसको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है और उसकी आज व्यवस्था हो भी रही है। नंबर 2, राजस्थान के तिलोनिया गांव के पक्के तालाबों में वर्षा का जो जल होता है, पानी जो होता है, उसको एकत्र किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है। इस पानी से बिजली पैदा की जाती है। सरकार वर्षा का पानी घरों में टैंक बनाकर इकट्ठा करने का सुझाव भी दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती कुएं, तालाब खुदवाए जा रहे हैं और प्राचीन कुओं तथा तालाबों की देखभाल करना भी सरकार ने उसके लिए उचित प्रबंध किए हैं। सरकार जल संरक्षण के अभियान चलाकर लोगों को जल की उपयोगिता से अवगत करवा रही है। प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 3। आपका प्रश्न नंबर जो है वो 3 है। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। पाठ के आधार पर बताइए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, यानी कि क्या परिवर्तन हुआ है, पाठ के आधार पर बताइए। पहले कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का कारण बन जाती थी। जब किसी गांव के अंदर राजस्थान में कुएं खोदी जाती थी तो वहां पर एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता था और जो चेजारो होते थे उन उत्सव में उस चेजारों को बुलाकर या उससे संबंधित पूरी टीम को बुला करके वहां पर उनको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती थी। गांव में विशेष प्रकार का एक उत्सव का माहौल होता था। लोग नए कपड़े पहनकर अपने घरों में मिष्ठान या कोई और स्वादिष्ट व्यंजन बना करके लोग कुएं वाले स्थान पर पहुंचते थे और वहां पर एक दूसरे को प्रसाद रूप में देकर के ग्रहण करते थे। परंतु काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना गांव वालों की एक परंपरा बनी हुई थी। जब चेल वांजी कुएं बनाने का कार्य पूरा कर लेता था तो पूरे गांव में एक विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। आज प्रथा के अंतर्गत चेजारों को वर्ष भर के तीज त्योहार जैसे विवाह मांगलिक कार्य जो होते हैं अवसरों पर नेक भेंट की जाती थी और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से एक अलग से ढेर निकालते थे। जैसे हम फसल आने पर प्रभु के लिए अपने ईश्वर के लिए अन्न का एक हिस्सा निकालते हैं तो उसी प्रकार वहाँ फसल कुछ भी उनके यहाँ फसल होती थी तो उसके लिए वो चेजारों के लिए इकट्ठा
कर देते थे। अब तो केवल मजदूरी देकर ही काम करने का रिवाज बना दिया गया है, क्योंकि जो मजदूर आते हैं चेजारों में, केवल उनको वही मेहनताना दिया जाता है जिस मजदूरी पर उनको लेकर के आए हैं। विशेष प्रकार से उन्हें किसी प्रकार के आयोजन में नहीं बुलाया जाता और न ही उन्हें कोई विशेष प्रकार की कोई भेंट स्वरूप दक्षिणा दी जाती। यहाँ पर प्रश्न नंबर है आपका 4। निजी होते हुए भी, यानी कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? यहाँ पर लेखक ने इसलिए कहा है कि लोगों की अपनी अपनी कुई होती है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक होता है। निजी होते हुए भी कोई सार्वजनिक संपत्ति इसलिए हो गई है क्योंकि यह जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला जल ही बाद में सारा जल नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी रहेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा पर तय हो जाती है। जब उस क्षेत्र में बनने वाली हर कुई का अर्थ है पहले से तय की गई नमी का बंटवारा, चाहे वो जमीन किसी भी हिस्से में आए या वो खेत खलियान की जमीन हो या वो आसपास में मलकियत हक की ना हो। यदि वर्षा का पानी वहां एक जगह जाकर के इकट्ठा होता है तो वहां पर नमी की संभावना बनी रहती है। इसलिए कुएं का खोदना नमी वाले स्थान पर ही सुनिश्चित कर लिया जाता है और ग्राम पंचायत भी उसको वहीं पर जो उनको बनाने की इजाजत देती है तो वही नमी वाला स्थान निश्चित होता है। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुई, निजी जो कुई होगी वो केवल आपके घर आंगन के अंदर होगी। यदि वो आपके घर के बाहर साइड में बनी हुई है, किसी नमी वाले स्थान पर बनी हुई है, तो वहां पर आप अपनी पर्सनल जो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति होती है उस पर अपना अधिकार नहीं रख सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक है और उस पर सभी लोगों का अधिकार समान रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, उसके साथ कोई छेड़खानी तोड़फोड़ नहीं कर पाएगा। बहुत आवश्यकता होने पर ही ग्राम समाज नई कुइयों के लिए अपनी स्वीकृति देती है, क्योंकि आज का जो समय है वो पानी की किल्लत से भरा हुआ समय है। पानी की मारामारी के कारण आज हर क्षेत्र को पानी की समस्या ने घेर रखा है, जिसका हम खुद ही एक कारण है। पानी की बर्बादी आप देखते हैं, आप इस वक्त भी देखें कि पानी की कितनी बर्बादी है। आजकल घर घर में ट्यूबवेल और बोरवेल लगे हुए हैं, लोग खुला करके छोड़ देते हैं। पानी की अहमियत वो नहीं समझते। एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी की एक एक बूंद से तरसने लगेंगे। इस क्षेत्र में सरकार ने अनेक अभियान चला दिए, लेकिन उनका हिस्सा हम भी हैं। हमें भी उस कार्य के अंदर इन्वॉल्व होना है, यानी सम्मिलित होना है, तभी हम अपने पानी की बचत करके अपने देश को इस प्यासे रहने से बचा सकते हैं। यानी कि ये एक भयंकर आपदा है। यदि पानी समाप्त हो गया तो वो बैतूल वाला कांड भी यहाँ होने में देर नहीं लगेगी। मध्य प्रदेश के अंदर एक बैतूल क्षेत्र है, अभी 2-2.5 साल पहले वहाँ पानी खत्म हो गया था।
पानी वहां पर जो जीव जंतु थे वो इतनी भारी संख्या में मर गए थे कि यानी कि व्यक्ति भी काफी मर चुके थे। तो दिल्ली से पानी वहां पर सप्लाई हुआ था। ये तो मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया, लेकिन बच्चों आपकी भी ड्यूटी बनती है, यदि पानी कहीं व्यर्थ बह रहा है तो उसको आप भी रोकने का प्रयास करें। आप अपने गांव, अपने क्षेत्र में ऐसा अभियान चलाएं कि पानी की बर्बादी को रोकने का प्रयास करें। तो ग्राम पंचायतों के सरकार ने तो नगर में, नगर के बाद शहरों में, शहरों के बाद कस्बों में और कस्बों के बाद अब गांवों के अंदर भी ग्राम पंचायत को ये अधिकार दे दिया गया है कि आपके क्षेत्र, आपके इलाके में पानी की बर्बादी न हो, जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी बताएं। यदि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राजस्थान के अंदर 3 प्रकार के पानी की विशेष चर्चा की गई है। ये पानी हमें कहाँ से, किस प्रकार, किन स्रोतों से मिलता है। नंबर 1 था पालर पानी। नंबर यहाँ पर 1 था पालर पानी। पालर पानी। नंबर 2 था पाताल पानी और नंबर 3 था रेजानी पानी। अब यहाँ 3 प्रकार के पानी की जो चर्चा की है, वैसे मैंने आपको पहले भी इनकी चर्चा इनके ऊपर की थी। सबसे पहले है आपका पालर पानी। भूजल सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जो हमें सीधा बरसात से पानी मिलता है, वो पालर पानी कहलाता है। इस बरसाती पानी को नदी, तालाब में इकट्ठा किया जाता है। हम भी एक्स्ट्रा घर में और बहुत से काम करने के लिए जब बरसात आती है तो उसका पानी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 है पाताल पानी। जैसा कि आपको इससे भी विदित हो गया होगा कि पाताल मतलब पृथ्वी के नीचे। भूजल का नाम ही पाताल पानी होता है, जो भूमि के अंदर से रिस करके बाहर आता है। ये कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। जब कुआं 150-200 फीट की गहराई में खोदा जाता है, उसकी खुदाई की जाती है, तो लास्ट में नीचे से पानी की जब संभावना हो जाती है कि यहाँ पानी है, तो वहीं पर कुएं की जो खुदाई है वो बंद कर दी जाती है और वहां से वो पाताल पानी कुएं के अंदर रिस रिस करके कुआं भरने लगता है। यह पानी अधिकतर खारा होता है। नंबर 3 है आपका रेजानी पानी। रेजानी पानी रेत के कणों की गहराई में खड़िया की पट्टी के ऊपर, आपको मैंने बताया कि भूमि के नीचे एक खड़िया की पट्टी है, वो जो मिट्टी की परत होती है उसके नीचे दबी होने के कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन खड़िया पट्टी के ऊपर कोई जब पानी डलता है, मिट्टी के ऊपर पानी, फिर वो खड़िया के ऊपर पानी, तो वहां से भी वो रिस रिस कर पानी कुएं के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उसे ही हम रेजानी पानी कहते हैं। खड़िया पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है, यानी कि उसका जो असली रूप होता है वो खो जाता है। यदि किसी स्थान पर भूजल पाताली पानी खारा होता है तो रेजानी पानी भी उसे मिलकर खारा कर देता है। बच्चों, यहाँ पर इस लेसन के अंदर पानी की महत्वता के ऊपर इतना जोर दिया गया है और जो आज हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है। आप देखते हैं खेतों में पानी नहीं होता, घरों में पानी नहीं होता, ट्यूबवेल चलते हैं, गलियों के अंदर बोर चलता है, भरी नालियां पानी व्यर्थ करती हैं, लेकिन किसी का भी इतना ध्यान नहीं, क्योंकि लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। हमारे लिए आपको पता है जल ही जीवन है, जल ही हमारे लिए, हम भूखा रह सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्यास से व्याकुल व्यक्ति तड़प जाता है। आप व्रत रखते हैं, भोजन 1 दिन ना खाएं, 2 दिन ना खाएं तो चल जाएगा, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए बच्चों, आपका भी एक कर्तव्य बनता है, जैसे आप छात्र हैं, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उनके ऊपर शिक्षा देते हैं वैज्ञानिक ढंग से, तो आप भी अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में पानी को
बचाने का एक विशेष अभियान चलाकर अपने गांव, अपने क्षेत्र को जागरूक कर सकते हैं। यहाँ पर अनुपम मिश्र जी ने राजस्थान के अंदर पानी की जो कमी है और उसकी जो गंभीर समस्या है उसके ऊपर विशेष ये निबंध लिखा है कि राजस्थान के अंदर लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, रेगिस्तान का एक जहाज बोलते हैं, उस पशु का नाम तो आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, उसका नाम है ऊंट। राजस्थान में कम पानी होता है, एक उसके पांव राजस्थान का जो वातावरण है उसके अनुकूल होता है, वहां की वो गर्मी को सहन कर लेता है। पानी पीना तो एक एक हफ्ते वो बिना पानी पिए रह जाता है, क्योंकि प्रकृति जिसको जो भी कुछ देती है वो उसकी रुचि के हिसाब से ही देती है। रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला ऊंट एक एक हफ्ते पानी की कमी को पूरा कर लेता है, और जब पीता है तो वो 6 महीने का पानी एक बार ही पी लेता है, ऐसा कहा गया है। और मैंने सुना भी है, देखा भी है कि एक ऊंट एक दिन में 1 हफ्ते का पानी पी लेता है। यदि वो कोशिश करे वो 2-2 हफ्ते भी प्यासा रह जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इस लेसन के, इस पाठ के जो मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दें और इन प्रश्नों को सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास के प्रश्न करवाऊंगी, तब तक आप इन प्रश्नों को कीजिएगा।